हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के इस सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, एल्केन्स के, और कैसे कैसे ये केमिकली बिहेव करता है एल्केन्स, यानी किस तरीके से ये केमिकली रिएक्ट करता है। वो सारे जो रिएक्शंस हैं और वो जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हर एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे सीखेंगे और समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के इस सीरीज में हम लोग एल्केन के आज फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो लेट स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्केन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इस सीरीज में एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हम लोग आज इसमें क्या बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो आप लोग स्टार्ट कर लें, कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग मेंबर्स जो हैं एल्केन्स के, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज देखेंगे। हम लोग देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं उसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे आज। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि वो किस में सॉल्युबल है और किस में वो सॉल्युबल नहीं है, इसकी बात करेंगे। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनका हम लोग अलग अलग बताएंगे, किस तरीके से हम बोलेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो ये सारी जो बात है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग टर्म देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है हमारा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर पाएंगे। देखिए हम जो अगर बात करें कि आपका जो एल्केन होता है, ठीक है, जितने भी हमारा एल्केन्स हैं, ये एल्केन्स की अगर आप नेचर देखें तो ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका नॉन पोलार नेचर का होता है। कैसा होता है, नॉन पोलार नेचर का होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, और H2O की बात करें तो आपने H2O का स्ट्रक्चर देखा होगा। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इस तरीके का जहां भी केस क्रिएट होता है तो वैसे केस में हम इसको बोलेंगे कि ये कैसा होता है, पोलार होता है। ठीक है, तो ये पोलार नेचर का होता है। तो अगर हम इस एल्केन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है जी। क्या रूल होता है, यहां पे होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, यानी यहां पे आप क्या देखिएगा कि जो भी आपका या वो एल्केन हो या कोई दूसरा सब्सटेंस हो, वो उसी में डिसॉल्व होगा जिस तरीके का इसका खुद नेचर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, अगर आपके पास क्या है, नॉन पोलर आपके पास सॉल्यूट है, तो वो डिसॉल्व होने के लिए उसको क्या चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, ये याद रहना है अपने को। अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, अगर पोलर को आपको डिसॉल्व करना है तो उसके लिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपको अप्लाई होते हैं कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे जी, और पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा एल्केन है, क्या एल्केन वाटर में सॉल्युबल है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इसी कारण नहीं है क्योंकि एल्केन नॉन पोलर होता है और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, इसलिए ये यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि एल्केन जो होता है, एल्केन्स आर insoluble in water। रीजन क्या लिखना है, रीजन लिखना है कि यहां पे जो वाटर है वो आपका पोलार है। ठीक है, और जो एल्केन है वो कैसा है, नॉन पोलार है, इसलिए यहां पे ये क्या है जी, इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूं, जैसे कि मैं अगर बेंजीन की बात करूं C6H6, ठीक है, जैसे कि मैं CCl4 की बात करूं, अगर इनको अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, तो दीज आर नॉन पोलार नेचर। कैसा होता है जी, ये नॉन पोलार होता है। और एल्केन भी क्या होता है जी, नॉन पोलार होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं, जो आपका क्या होता है जी, जो आपके एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट लाइक, नॉन पोलार सॉल्वेंट लाइक क्या, C6H6
ठीक है, बेंजीन या CCl4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देख लिया कि अगर आपको सॉल्विटी की बात करनी है तो सॉल्विटी को देखने के लिए आपको सॉल्वेंट का नेचर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होगा तभी जाके वो आपस में सॉल्युबल होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आपस में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सॉल्विटी को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की चर्चा करेंगे, सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा क्या है जी, वो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो हमारा क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मैं इसको BP लिख रहा हूँ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अब देखिए, एल्केन के केस में एल्केन नॉन पोलर नेचर का होता है, तो एल्केन और एल्केन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आपका डिस्पर्सन फोर्स होगा या वन टू वाल फोर्स होगा। अब जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। ठीक है, यानी सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। और ये सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा, ये सरफेस एरिया डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट पे अगर हम बात करें, यानी जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज्यादा क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट का होगा। और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर देखिएगा तो मॉलिक्यूलर जो वेट है ये इंक्रीज करेगा अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके कंपाउंड्स में क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमको उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे कब, जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास CH4 है, ठीक है, और आपके पास C2H6 है, ठीक है, तो अगर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है जी, 2 है, तो आप क्या देखोगे कि इसका जहाँ पे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ ही जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। और कार्बन अगर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज आपको करेगा। अब एक कंडीशन यहाँ पे है क्या, कि मान लीजिए कि अगर आइसोमर्स हो गए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, आइसोमर्स के लिए, फॉर आइसोमर्स, तो आइसोमर्स के केस में क्या हो जाएगा जी, मॉलिक्यूलर फॉर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर जो आपका वेट है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो आइसोमर्स के लिए याद रखेंगे, फॉर आइसोमर्स के लिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांचिंग के, किसके, ब्रांचिंग के। ठीक है, ये याद रखना अपने को, यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग आपका क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, याद रखते हैं यहाँ पे क्या होगा आखिर, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से, देखिए ब्रांचिंग का इंक्रीज होने से, अगर ज्यादा ब्रांचिंग होता है तो ज्यादा ब्रांचिंग होने से सरफेस जो एरिया है वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप देखिएगा कि जो आपका सरफेस एरिया है, अगर आपके पास ब्रांच्ड है और आपके पास अनब्रांच सिस्टम है, तो देखिएगा कि जो अनब्रांच है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और जो ब्रांच्ड है उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो आइए अब समझते हैं कि आप कैसे बोलिएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 और यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका CH3। ठीक है, दूसरा जो लिख रहे हैं वो हमारे पास है दैट इज CH3 CH2 CH2, 5 कार्बन का हम बना देते हैं, ये CH2 और ये आपका हो गया CH3। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं CH3 CH2 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 और आपके पास है CH3। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, और ये आपका क्या है जी नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है जी 4 है। यहां पे क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करोगे तो कितना है 5 है, और यहां पे अगर बात करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम की तो यहां पे 6 है। यानी आप क्या देख रहे हो कि अगर आप क्या करोगे,
अगर आप इधर से इधर की तरफ जाओगे, ठीक है, इधर से अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। और देखिए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा मतलब आपका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस जो है एरिया जो है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर देख लीजिए ऐसा होगा, ठीक है। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास आइसोमर का केस हो जाए, क्या केस हो जाए आपके पास, आइसोमर का केस हो जाए। देखिए अगर हमारे पास आइसोमर का केस हो जाए, वैसे केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम एग्जांपल लिख देखते हैं। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 3 कार्बन हो गए, और ये आपका 4 कार्बन हो गया, और ये आपका 5 कार्बन हो गया। दूसरा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं CH3 CH, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका CH2, और ये आपका हो गया CH3। और नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो और इस तरीके से ले रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने पेंटेन का क्या कर दिया, आइसोमर बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पे हमने उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दिया, ठीक है। अब नाम देख लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हो, आप इधर से इधर की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो वो देख लीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इधर से इधर जाने पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है जी, मॉलिक्यूलर वेट क्या है जी, सबका सेम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है जी, ब्रांचिंग जो हो रहा है वो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है। और ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया की जो बात करेंगे, तो सरफेस एरिया जो होगा वो डिक्रीज होगा। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और इसके चलते बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, तो वो होगा आपका नियोपेंटेन का। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। अब देखिए अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, तो अभी हमने सॉल्बिटी को डिस्कस कर लिया, अब हमने किसको डिस्कस कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्केन्स, फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्केन्स। आखिर इस किस किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए एक चीज याद रखिए कि अगर आपके पास ये एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा जो है ये दूसरा एल्केन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका दूसरा एल्केन का मॉलिक्यूल है। तो इस दोनों एल्केन मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा होगा। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होता है वो होता है, क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो एल्केन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपका नॉन पोलार नेचर के होते हैं। और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट करता है दोनों को, वो होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स होता है ये वीक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, ये वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर कार्बन 1 से लेकर, ठीक है, कार्बन 4 की बात करूं, ठीक है, अगर आपका एल्केन है और उसमें कार्बन 1 से लेकर अगर आप 4 तक की बात करें तो ये आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके गैसेज होते हैं, ठीक है, ये आपके गैसेज होते हैं। मतलब क्या कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन को हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन को लिखते हैं हम लोग CH4, ठीक है। अगर आपके पास इथेन है, ठीक है, इथेन को आप क्या लिखते हो, C2H6 लिखते हो। अगर आपके पास प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन को क्या लिखते हो आप, C3H8 लिखते हो। और अगर आपके पास ब्यूटेन है, अगर आपके पास क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन को क्या लिखते हो, C4H10, ठीक है। तो
ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो कंपाउंड देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं ये गैसेस स्टेट में मिलेंगे। ये आपको कैसे मिलेंगे? ये आपको गैसेस स्टेट में मिलेंगे। देख लीजिए, ये आपका मीथेन है, ये आपका इथेन है, ये आपका प्रोपेन है, और ये आपका क्या है? ब्यूटेन है। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके गैस में होते हैं। ये इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है जी? गैस होता है। मतलब ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता है। होता है या नहीं होता है? बता दो, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर आप आगे बढ़िए, अगर मैं C5 से लेकर, ठीक है, कहां तक? C5 से लेकर C17 तक की बात करूं, तो ये जो एल्केन्स होते हैं ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं जी? लिक्विड स्टेट में आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे वन टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसलिए अब उनका स्टेट बदल रहा है। जबकि C18 से ऊपर अगर आप बात करते हैं, C18 एंड मोर देन C18 और ग्रेटर देन C18 जो भी आपको मिलेंगे ये सबके सब क्या होंगे? सॉलिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ये आपको सॉलिड होंगे। क्यों सॉलिड होंगे? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए जैसे जैसे वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्टेट में भी आपका क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल स्टेट भी इनका डिपेंड करता है किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और देखिए ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एट 298 केल्विन पे। ठीक है, ये सारी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, ये सब बातें हम कहां पे कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग एट 298 केल्विन। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जो हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। वो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट की। हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये पैकिंग फ्रैक्शंस पे डिपेंड करता है जी, याद रखिएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपको ध्यान रख लीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर कहीं भी ज़्यादा पैकिंग है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होने लगेगा जी? ज़्यादा होने लगेगा। ये ध्यान में अपने को रखना है। ठीक है, और जनरली जो इवन नंबर के जो कार्बन होते हैं, याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसा आने लगे? इवन आने लगे। ठीक है, तो इवन में पैकिंग ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ऑड नंबर के, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का हमने यहाँ पे क्या कर लिया? एक स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर भी हम 4 कार्बन का ले रहे हैं। तो देखिए इसके बीच में जो पैकिंग हो रहा है वो पैकिंग एकदम प्रॉपर हो रहा है, देख पा रहे हैं? देखिए आप यहाँ पे। फिर अगर हम और आगे देखें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका पैकिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए इसका पैकिंग ज़्यादा हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो पैकिंग आपको यहाँ पे क्या हो रहा है जी? ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पैकिंग ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होने लगता है? ज़्यादा होने लगता है। ये ध्यान में अपने को रखना है। जैसे देखिए आपको अगर हम बात करें कि आपके पास इथेन है, ठीक है, तो इथेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इथेन को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा इथेन है और ये हमारा क्या है जी? प्रोपेन है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों में पैकिंग की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसका एक और मॉलिक्यूल लेके आऊं, इसका एक और मॉलिक्यूल अगर लेके आऊं, तो अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल के लेके आता हूं तो देखिए इसका पैकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसका जो पैकिंग होगा, ये पैकिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो ये पैकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिएगा, इसमें अगर आप सिंपली देखिएगा, अगर इसका पैकिंग अगर आप करिएगा तो इसकी पैकिंग एकदम प्रॉपर होगा, ज़्यादा पैकिंग होगा। देखिए यहाँ पे पैकिंग आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पैकिंग क्या होगा जी? ज़्यादा होगा, और यहाँ पे पैकिंग कम होगा। यानी सिंपल आप समझिए कि अगर आपको इथेन दिया गया है C2 और H कितना दिया है? 6 दिया गया है, और आपके पास C3 और H8 दिया गया है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये किस में है? इवन नंबर में है। ये कैसा है? इवन में है। और यहाँ पे कार्बन कैसा है? ऑड में है। तो इवन नंबर का जनरली देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक जगह ये फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इथेन और प्रोपेन में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इथेन का ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैकिंग पे डिपेंड करता है, और पैकिंग में आप देखिए तो इवन नंबर का पैकिंग ज़्यादा अच्छा होता है ऑड नंबर के कंपेयर में। तो आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये किस तरीके के केमिकल नेचर शो करते हैं। तो अब हम लोग इनकी बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे
अगर हम देखें तो एल्केन में जो मेन रिएक्शन आपका होता है, ठीक है, अगर आप एल्केन की बात करें तो एल्केन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शंस में क्या होता है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फ्री FRSR लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, सबसे पहले वो देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं किसको है, इसको हम लोग पहचान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिखेंगे हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हैलोजन एटम का एडिशन करेंगे, या आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये आपका कहलाता है हैलोजिनेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। अब देखिए होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप यहां पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए कि CH4 है, और CH4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, और अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा दूं, X2 के साथ करा दूं। अब यहां पे मैं कुछ लूंगा, यहां पे क्या रहेगा, आपको HNO ले लिया, तो इसमें होगा क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा हैलोजन के द्वारा, और ये कुछ इस तरीके का केस बन जाता है CH3X, और ये यहां से आपको क्या मिल गया, HX का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि CH4 में कोई एक नया एटम ऐड हो रहा है, और वहां से हाइड्रोजन को क्या कर दिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए फ्री रेडिकल का केस हमने पढ़ा था, जब हमने होमोलिटिक फ्यूजन पढ़ा था, तो वहां पे हमने बोला था कि देखिए कब कब फ्री रेडिकल्स हो सकता है, कब कब फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक जनरल केस ले रहा हूं, आपके पास है ये कोई एल्केन, और अगर आप इसका रिएक्शंस करा रहे हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो ऐसे केस में देखिए कब कब आप इसको फ्री रेडिकल्स बता सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसका रिएक्शंस किसके साथ करा दीजिए, आप डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में कराइए। अगर आप इसका रिएक्शन किस में करा दीजिए, डिफ्यूज, अगर वहां पे सनलाइट लिखा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपका ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा। दूसरा जो आपका केस है उसमें अगर आप देखिए तो आप क्या देखिएगा, HNO के प्रेजेंस में भी ये फ्री रेडिकल्स रिएक्शन देगा। नेक्स्ट देखिए वहां पे आप क्या देखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रे UV, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी दिया रहेगा, और ये टेम्परेचर 573 केल्विन से लेकर 773 केल्विन के रेंज में रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं तो सिंपल ऐसा हीट भी दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा सिंपल हीटिंग दिया रहेगा ऐसा। तो ये सारे केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, R, और यहाँ पे आ जाएगा X, और प्लस क्या बन जाएगा, HX, ठीक है। तो ये जो आप रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ये रिएक्शंस आपका होगा फ्री रेडिकल रिएक्शंस। कैसा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आइए इसको सिंपली अगर हम देखें तो अगर मैं यहां पे ले लूं CH3, या आप यहां पे ऐसे ले लीजिए, सिंपल CH4 ही ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर अरेंज कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शंस को कुछ ऐसे दिखाऊं, ठीक है, आपके पास है ये CH4, और इसका रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ करा देते हैं, और आप किसका प्रेजेंस ले रहे हैं, HNO का प्रेजेंस ले रहे हैं, तो आपके पास क्या बन गया, CH3, और ये बन गया Cl, और ये क्या बन जाएगा आपका HCl, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन आप बार बार कराते जाइएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, CH3 और ये Cl, फिर आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराइएगा तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा CH2, और ये हो गया Cl2, और प्लस आपको क्या मिलता जाएगा, HCl। और कराइए इसका रिएक्शन, तो अगर CH2 और Cl2 का अगर आप रिएक्शन कराते हैं, फिर इस Cl2 के साथ ये रिएक्शन कराते जाइएगा, तो आपको बनेगा CH-Cl3। ये तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा। अब आपके पास कुछ ऐसा है, फिर आपने इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 HNO के प्रेजेंस में, तो ये बना देगा CCl4, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, HCl। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कराते जाएं तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करेंगे, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म क्या होता है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, कि जो भी हमारा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, ये 3 स्टेप में प्रोसीड होता है।
ठीक है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसका जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, वो आपका फर्स्ट स्टेप का नाम है, और वो नाम क्या है जी? वो नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी यहां पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप में आप क्या देखिएगा, जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, इस सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में आप देखिएगा जिसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप, यानी इसमें रिएक्शन कुछ दूर तक चलता है, कुछ कंटिन्यू रहता है इसमें। तो चेन आपका हो गया प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप। और जो लास्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप होता है ये होता है टर्मिनेशन स्टेप। क्या होता है जी? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो आपके पास मिलेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी यहां पे रिएक्शंस टर्मिनेट हो जाता है। तो फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में चलता है। तो देखिए अब आप क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो आपको ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो हम लोग यहाँ एक्स और एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है। या कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो भी आपको ज़्यादा होगा, किससे? हैलोजन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑर्डर जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर है। ये कैसा ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपका ये ऑर्डर है। ये ध्यान में अपने को रखना है, ठीक है। इसको क्यों ध्यान में रखना है कि जब इनिशिएशन होगा तो उसमें 3 कंडीशन होने के चांसेज हैं, या तो सी और सी के बीच का बॉन्ड टूट जाए, या तो सी और एच के बीच का बॉन्ड टूट जाए, या तो एक्स और एक्स के बीच का बॉन्ड टूट जाए। लेकिन इसमें जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा वही बॉन्ड यहाँ पे टूटता है। तो जो आपका इनिशिएशन कंडीशंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन कंडीशंस, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप देखिएगा, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो कंडीशन है इसमें Cl जो बॉन्ड है वही टूटता है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करूं, ऊपर वाले रिएक्शंस की अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शंस क्या है? अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शंस कराना है, और ये रिएक्शंस क्या है? ये रिएक्शन है क्या? CH4, और ये आपको रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? Cl2 के साथ, और ये परजेंसा HNU। हमको ये रिएक्शन कराना है। तो देखिए यहाँ पे CH बॉन्ड है और CCl बॉन्ड है। तो अभी हमने देखा कि CH बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो CCl बॉन्ड से ज़्यादा होता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले जो Cl है, ये Cl जो है ये टूटेगा, ये HNU हुआ। और आपको मालूम है कि अब ये जो बॉन्ड है होमोलिटिक की टूट रहा है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपना चले जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे 2 Cl फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपका कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपका सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप की अगर बात करते हैं तो सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का केस आएगा। क्या आएगा? तो देखिए अब आपके पास ये Cl फ्री रेडिकल है, और प्लस आपके पास अब ये CH4 है। तो अब ये CH4 जो होता है और ये Cl फ्री रेडिकल्स है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये रिएक्ट होते हैं तो ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटता है, ये इधर टूटता है और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। ये जो होता है ये RDS होता है। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और वो इंटरमीडिएट क्या है? वो इंटरमीडिएट है मिथाइल फ्री रेडिकल्स। क्या बन गया आपका? मिथाइल फ्री रेडिकल्स। और यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से आपको मिल गया HCl। क्या मिल गया आपको यहाँ पे? HCl। अब देखिए फिर ये फ्री रेडिकल, क्योंकि ये चेन प्रोपगेशन रिएक्शन है, तो ये फिर फ्री रेडिकल्स किससे रिएक्ट करता है? तो ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है। और जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देखिए ऐसे टूट गया, और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन टूट के, और फिर फाइनली ये आपको बना लेता है CH3Cl, और यहां से फिर बन जाता है आपका Cl फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा कंडीशंस बना अभी, ये 2 स्टेप को हमने यहां पे क्या कर लिया? समझ लिया। अब जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, तीसरे स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? तीसरे स्टेप को बोल रहे हैं हम लोग चेन टर्मिनेशन। तीसरे स्टेप को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? चेन टर्मिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चेन टर्मिनेशन में एक्चुअली होता क्या है? अब यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल्स आपस में मिलते हैं, और दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके चेन को क्या कर देते हैं, यानी रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये बन गया Cl2। देखिए यहाँ पे CH3
और फिर से इस फ्री रेडिकल्स को आप इसके साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बना देता है CH3Cl, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो CH3 और प्लस CH3 फ्री रेडिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस भी बनता है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल केस है वहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलता है, यानी यहाँ पे हायर एल्केन्स भी आपको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, किनकी रिएक्टिविटी की बात करें, हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, ROH लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो रिएक्शंस होता है अनकंट्रोल होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन का केस यहाँ पे नहीं लेते हैं। उसके बाद होता है Cl2, उसके बाद होता है Br2, और सबसे लेस रिएक्टिव होता है क्या जी, I2, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा इस कंडीशंस में, अगर इस कंडीशंस में अगर आप देखते हैं तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है, यहां पे आपको इंटरमीडिएट जो बनता है, वो इंटरमीडिएट जो होता है वो इंटरमीडिएट कौन सा होता है, वहां कार्बन फ्री रेडिकल्स बनता है। क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स बनता है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो अगर आपसे यहां पूछा जाए कि भाई यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई आप RDS बताइए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा यहां पे। तो देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करिएगा तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, ठीक है। ये मत याद कर लीजिएगा फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, ये नहीं है, फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन प्रोपगेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H। आप यहां पे देख सकते हो, देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप है किसका, चेन प्रोपगेशन का, यानी सेकंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग की बात करेंगे। तो और एक यहां पे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन होगा, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन होगा, जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन होगा, ये रेट ऑफ हैलोजिनेशन आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। यानी फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ हैलोजिनेशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए अब हम लोग कुछ हैलोजिनेशन का जो रेट है वो देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग। अब आइए हम यहाँ पे समझने चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, towards free radical halogenation, free radical halogenation, ठीक है। अब देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इसमें आपको ऑर्डर बताना है। देखिए यहां पे आपके पास है CH3, यहां पे आपके पास है CH2, और यहां मैं H को कुछ ऐसे लिख रहा हूं। दूसरा मेरे पास है CH3, ये है आपका CH, और यहां पे मैं इसको ऐसे CH3 लिख रहा हूं और यहां पे मैं H लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरा CH3 ऐसा, और यहां पे मैं ये H लिख रहा हूं, और ये आपका हो गया CH3 और ये आपका है CH3। फिर आपके पास है H2C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आपके पास है CH2, और यहां पे कुछ इस तरीके का केस है। और लास्ट में मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन से अटैच है आपके पास CH3 और इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो भी आप हाइड्रोजन यहां पे दिखा रहे हैं यही एब्स्ट्रैक्ट होगा हैलोजन के द्वारा, हाँ या ना, हाँ या ना, यही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो इस हाइड्रोजन की पहले हम लोग डिग्री देख लेते हैं, इस हाइड्रोजन की क्या हम देख लेते हैं, डिग्री देख लेते हैं। इस हाइड्रोजन की डिग्री के हेल्प से हम लोग फ्री रेडिकल्स पहचान जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, अगर मैं इस हैलोजन की डिग्री देखूं तो इस हैलोजन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से अटैच है।
यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसकी डिग्री क्या है जी 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री से अटैच है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है जी इसकी 2 डिग्री से अटैच है। यहाँ पे देखिए किस डिग्री से अटैच है 3 डिग्री से अटैच है। और यहाँ पे ये एलाइलिक है, ये क्या है जी एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बन से अटैच है, ठीक है। एलाइलिक कार्बन से अटैच है, यानी हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री, लेकिन ये एलाइलिक कार्बन है। और यहाँ पे ये बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है, यहाँ पे क्या है ये बेंजाइलिक कार्बन से। अब आपको हैलोजिनेशंस की अगर बात करें तो आप पहले सबका फ्री रेडिकल बना दीजिए। अगर मैं इसका फ्री रेडिकल बनाता हूं तो ये आपका बन गया CH3 और ये बन गया CH2 और ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। इसका अगर हम बनाएं तो ये बन गया हमारा CH3, ये बन गया हमारा CH और यहाँ पे फ्री रेडिकल और ये आपका हो गया CH3। यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पे देखिए CH3, ये हो गया फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया CH3 और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे बन गया बेंजाइलिक, क्या बन गया यहाँ पे आपको बन गया बेंजाइलिक, तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सॉरी ये एलाइलिक बना और ये आपका क्या बन गया बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स। तो सबका हमने फ्री रेडिकल्स बना दिया। अब देखिए फ्री रेडिकल्स की अगर बात करें तो इनकी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी आपका है क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 2 डिग्री, ये देखिए 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, उसके बाद ये एलाइलिक है, एलाइलिक है और ये आपका क्या है जी बेंजाइलिक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आप इधर से इधर जा रहे हैं, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है वो आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। और आपको ऊपर मालूम है कि फ्री रेडिकल की जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हैलोजिनेशन का जो रेट होगा, ठीक है, रेट ऑफ हैलोजिनेशन की अगर बात करेंगे, रेट ऑफ हैलोजिनेशन जो होगा वो आपका क्या होगा जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन देख रहे हैं, ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है अपने को। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो इस तरीके का केस होगा, ठीक है। अब आइए कुछ और रिएक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक केस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे CH4 ले रहा हूँ और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहा हूँ, किसके प्रेजेंस में HNu के प्रेजेंस में, तो हमको मिल रहा है CH3Cl। यहाँ पे जो मैं CH4 ले रहा हूँ एक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप CH4 एक्सेस लेते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कंसीडर करें, अगर मैं यहाँ पे CH4 के साथ Cl2 का रिएक्शन करा रहा हूं लेकिन अब मैं Cl2 को एक्सेस ले रहा हूं, तो जब आप Cl2 को एक्सेस लेते हैं तो वैसे कंडीशंस में पोली हैलोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है पोली हैलोजिनेशन हो जाता है और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब बाहर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में हो गया पोली हैलोजिनेशन। और इस पोली हैलोजिनेशन को हमने ऊपर देख लिया था, कैसे देखिए आप यहाँ पे हमने पोली हैलोजिनेशन को यहाँ पे देखा था कि अगर आप क्लोरीन एक्सेस लोगे तो वैसे केस में आपको पोली हैलोजिनेशन होता है। तो अगर आपको अवॉइड करना है पोली हैलोजिनेशन को तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि एल्केन को एक्सेस में लेना है। लेकिन अगर आपको पोली हैलोजिनेशन कराना है वैसे केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हैलोजन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं टू अवॉइड पोली हैलोजिनेशन, पोली हैलोजिनेशन एल्केन शुड बी in excess, be in excess। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और अगर आपको पोली हैलोजिनेशन कराना है तो वैसे केस में हम लोग को हैलोजन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। अब देखिए फ्लोरिनेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप क्या बात करते हैं, अगर आप फ्लोरिनेशन की बात करते हैं, फ्लोरिनेशन जो होता है ये फ्लोरिनेशन जो होता है ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है। तो यहां पे हमको अगर इसको कराना है तो ऐसे केस में हमको इनर्ट गैस लेना पड़ता है। हमको क्या लेना पड़ता है, इनर्ट गैस, जैसे कि N2, और ये यहां पे इनहिबिटर का काम करता है,
इनहिबिटर का काम करता है, यानी यहाँ पे ये फ्लोरीनेशन में जो एक्सप्लोजन होता है उसको ये कम करने का काम करता है। दूसरी बात कि जो फ्लोरीनेशन है ये हमेशा आपको डार्क प्लेस में किया जाता है, ठीक है, हमेशा आपको किस में किया जाता है, डार्क प्लेस में किया जाता है, तो ये ध्यान रखना अपने को। अब देखिए अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी ब्रोमिनेशन का जो रिएक्शन रेट होता है वो लेस होता है किससे, क्लोरीनेशन से, Cl2 से। इसलिए इसके केस में जो है आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये रेट इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रोमिनेशन कराने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है आयोडीनेशन, ठीक है, तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है जी। आयोडीनेशन जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। अगर सिर्फ आयोडीन का रिएक्शन से आप करा देते हैं तो ये रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिवर्सिबल न रहे, फॉरवर्ड रिएक्शंस में ही ये कैरिड आउट हो, तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शंस को हमको क्या करना है, फॉरवर्ड ही कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, जैसे कि HiO3, जैसे कि HNO3, ये कुछ हमको यहाँ पे लेना पड़ता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। क्यों, जैसे देखिए अगर मैं सिंपली CH4 का रिएक्शन किसके साथ करा दूं, I2 के साथ करा दूं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। ये क्या करता है, CH3I बनाएगा तो, लेकिन जो यहाँ पे HI जो बनाता है वो फिर से क्या करता है, CH3I के साथ रिएक्ट करके फिर ये बाहर निकल जाता है। तो ऐसे केस में अगर हम इसका रिएक्शंस CH4 का रिएक्शंस अगर मैं I2 के साथ कराता हूं, अगर मैं पर्जेंस ले लेता हूं किसका, HiO3 का, किसका पर्जेंस ले लेता हूं, HiO3 का, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बन जाता है जी, CH3I बनता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाहर निकल जाता है क्या, I2 और प्लस क्या बन जाता है जी, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, तो ये जो यहाँ पे आयोडीन का जो एसिड बन रहा है, ये HiO3 जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, HI के साथ रिएक्ट कर जाता है, और HI के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे I2 दे देता है, और यहाँ पे आपको H2O का फॉर्मेशन कर देता है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 5 लगा दिया और ऐसे। तो ये जो इस तरीके से रिएक्शंस कराता है, तभी जाके ये फॉरवर्ड होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते हो तो ये रिएक्शंस बैकवर्ड हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल का केस आपको यहाँ पे बताया गया। अब आइए हम यहाँ पे एक और फ्री रेडिकल्स की बात करने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बार बार आपको पूछा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये भी जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और हमने ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर लिया है कि ये 3 स्टेप में प्रोसीड होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं जी बेंजाइलिक और एलाइलिक का क्या कंडीशन होता है। देखिए जी, अगर आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन से अगर कोई भी CH2 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, ये आपका हो गया बेंजाइलिक कार्बन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास कुछ इस तरीके का केस है, R है और आपके पास ये CH2 है और ये CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है और यहाँ पे आपके पास CH2 है और यहाँ पे आपके पास ये R है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बेंजाइलिक कार्बन लिख देता हूँ। बेंजाइलिक कार्बन आप किसको बोलते हो, तो देखो यहाँ का अगर कार्बन देखते हो तो ये कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ऐसे केस में हम इसको यहाँ पे बेंजाइलिक बोलते हैं। अब देखिए ये जो कंडीशंस है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp2 है और ये sp2 है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन जो है, ये क्या है, ये आपका विनाइलिक कार्बन है। दीज आर विनाइलिक कार्बन। और देखिए विनाइलिक कार्बन से अटैच अगर कोई भी ऐसा कार्बन है जो कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो ये आपका हो गया एलाइलिक कार्बन, ठीक है। यहां पे भी आप इसको क्या बोलिएगा, दिस इज एलाइलिक कार्बन। तो देखिए एलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड
हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना ही एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। अब देखिए यहां पे जो रिएजेंट लिया जाता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो हम लोग रिएजेंट यहां पे लेने जा रहे हैं, जो यहां पे हेल्प करेंगे, तो ये रिएजेंट जहां भी देखिएगा, ये रिएजेंट या तो बेंजाइलिक को हटाएगा या तो एलाइलिक को हटाएगा। और ये जो रिएजेंट होते हैं, ये रिएजेंट होते हैं NBS। क्या होते हैं? NBS। NBS इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। ठीक है जी। अब देखिए सक्सीनिमाइड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अब समझिए इस पॉइंट को। अब देखिए अगर आप बात करें सक्सीनिक एसिड का, ठीक है, अगर आप सक्सीनिक एसिड का बात करें तो सक्सीनिक एसिड कैसा होता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए ये आपका है COOH, ठीक है, ये आपका है CH2, ये आपका है CH2 और ये आपका है COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सीनिक एसिड। अब देखिए यहां पे अगर हम क्या करें कि यहां से इस ऑक्सीजन, यहां से OH और यहां से इस OH को हटा दें और इसके जगह पे मैं NBR को अटैच कर दूं। क्या कर दूं? NBR को अटैच कर दूं, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। देखिएगा C डबल बॉन्ड O, आपको मिलेगा CH2, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके का केस मिल जाएगा। यहां पे मिलेगा N और ये आपका हो गया Br। अब देखिए इसी को अगर मैं अच्छे तरीके से लिख दूं तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ये हो गया N और ये आपका हो गया Br, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं NBS। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो NBS हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा जो केस है, वो दूसरा केस है, वो सिमिलर ऐसा ही है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूं। दूसरा जो है उसको आप बोल सकते हैं क्या? डेट इज NCS दिया गया है। NCS का क्या मतलब होता है? यहां पे जहां पे आप ब्रोमो लिख रहे हो वहां पे क्लोरो हो जाएगा, तो N क्लोरो सक्सीनिमाइड, ठीक है। आप उसको क्या लिख सकते हो? सक्सीनिमाइड। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो। तो अब देखो मैं यहां पे बस क्या कर सकता हूं, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख के और यहां पे अब यहां इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? Cl लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा NCS हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये NCS हो जाएगा। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि NBS जो होता है और ये जो दोनों हमने यहाँ पे रिएजेंट, ये दोनों जो रिएजेंट लिखा, ये दोनों रिएजेंट जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। ये जो रिएजेंट होते हैं ये आपको यूज्ड फॉर, याद रखेंगे, यूज्ड फॉर हैलोजिनेशन ऑफ, हैलोजिनेशन फॉर, हैलोजिनेशन एट लिखेंगे, हैलोजिनेशन एट, यूज फॉर हैलोजिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है जी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा केस हो तो वहां पे कहां से आपको एलिमिनेशन, कहां से सब्स्टिट्यूशन कराना, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से या इस पोजीशन से कराना है। तो आइए अब एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको चेक करते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं होगा, CH होगा और यहां पे आपके पास क्या है जी? CH3, ठीक है। और आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं NBS के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? NBS के साथ, ठीक है जी। ये आपका NBS है, ये आपका डबल बॉन्ड O है और ये भी आपका डबल बॉन्ड O है। ये आपका क्या है? दिस इज NBS। तो अब इसमें होता क्या है कि यहां से देखिए रिएक्शंस आपको HNU के प्रेजेंस में कराना है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये HBr जो होता है ये बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं 2 कर दूं और यहाँ पे H कर दूं और यहाँ से ये बाहर निकलता है, ठीक है। और ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी Br आके यहाँ पे अटैच हो जाता है और H जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है और इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बन जाता है CH2 और ये बन गया आपका Br, ठीक है। और ये कैसा बन जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है HN और ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन केस हुआ। और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो ध्यान रखिएगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब इसी रिएक्शंस को आपको सिंपली ऐसे दे देगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और बस आपके एरो के ऊपर दे देगा NBS। क्या दे देगा जी, NBS, और आपको नीचे दिया रहेगा HNO। आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट लिख देना है। तो प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए आपको कि भाई NBS करता क्या है। तो NBS जो होता है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। इसी केस को आप ऐसे देख लीजिए, ये आपका टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन में ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है। और अगर आप इसका रिएक्शन NBS के साथ कराते हैं, NBS के साथ कराते हैं HNO, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका बन जाएगा CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा जी, Br, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए, अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारा कंबशन रिएक्शन, ठीक है। यानी हम यहाँ पे जो भी एल्केन्स हैं उस एल्केन्स का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जो आपका कंबशन रिएक्शन है, ये कंबशन रिएक्शन देखिए दो तरीके से हो सकता है। पहला जो होता है वो आप बोलते हो कि कंप्लीट कंबशन आप बोल सकते हो, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट कंबशन जो होता है, इस कंप्लीट कंबशन रिएक्शंस की अगर आप बात करते हो तो इसमें ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पे आप O2 के साथ रिएक्ट करा दीजिए। तो देखिए जब भी आप हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो वहाँ से CO2 और आपको H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे H2O ये लिक्विड हो जाएगा और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बाकी गैस है। उसी तरीके से अगर आप C4H10 का रिएक्शंस कराओगे तो इसके लिए आपको 13/2 O2 लेना पड़ेगा और ये आपको देगा 4 CO2 गैस और प्लस 5 H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंबशन है। दूसरा जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन। क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में आपको कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए अगर आपके पास क्या है, CH4 है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन देता है और यहाँ पे आपको ये कार्बन ब्लैक मिलता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाटर तो मिलता ही है लिक्विड फॉर्म में। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, दिस इज कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो जो कंबशन है ये आपको कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। देखिए ऊपर वाला भी हमने ऑक्सीडेशन ही कराया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन वो अनकंट्रोल था। अगर आप इसको कंट्रोल्ड क्या कराइएगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आपको कुछ अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अगर आपके पास CH4 है और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, O2 के साथ करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए हम लोग कॉपर मेटल लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर 523 केल्विन लेते हैं और प्रेशर जो होता है वो 100 ATM लेते हैं। देखिए ये कंट्रोल मैनर हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या बन जाता है, यहाँ पे आपको बनता है मिथेनॉल, ठीक है। देखिए पहले मिथेनॉल को कार्बिनॉल भी बोला जाता था, तो कार्बिनॉल आप बोल सकते हो, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हो, या मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन करा देते हो, किसका, मीथेन का। अब देखिए अगर आपके पास CH4 है और इसका अगर O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, किसके प्रेजेंस में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के MO2 O3 के प्रेजेंस में, अब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है,
यानी फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से आपको वाटर बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको मीथेनल, मीथेनल, या इसका कॉमन नेम अगर देखोगे तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास इथेन हो गया, अगर आपके पास क्या हो गया, इथेन मॉलिक्यूल हो गया CH3 एंड CH3, और इसका रिएक्शंस अगर आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे आप ले रहे हो मैंगनीज की कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ले रहे हो, यानी CH3COO होल ट्वाइस Mn, मैंगनीज एसीटेट आप बोल सकते हो इसको, और इसको हम लोग हीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इसको बदल देता है एसिड में। किस में बदल देता है, एसिड में। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और यही केस अगर आप किससे कराते हो, CH3 CH3 और यहाँ पे आपके पास है CH3 और यहाँ पे आपके पास H है, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होता है तो ये इसको अल्कोहल में बदल देता है। ध्यान रखिएगा ये अल्कोहल में तब बदलेगा जब यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तब, ठीक है। तो ये टर्शियरी को यहाँ पे इसमें बदल दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो KMnO4 है जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन होता है वही ऑक्सीडाइज हो पाता है, बाकी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा कि एल्केन्स हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन में तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम आर ऑक्सीडाइज्ड बाई KMnO4। अगर 3 डिग्री अगर नहीं है तो ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता है। या आप यहां पे एक और ले सकते हैं K2Cr2O7 भी, K2Cr2O7। तो ये याद रखिएगा कि जहां पे भी टर्शियरी हाइड्रोजन होगा वहीं पे ये हो पाएगा, जिनके पास टर्शियरी नहीं है वो नहीं हो पाएगा। यानी ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक जो होंगे उनसे यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात करने जा रहे हैं आइसोमेराइजेशन की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए सब के सब आइसोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे जो आइसोमेरिज्म बनाते हैं। अगर आप 3 कार्बन के अल्केन को लेके अगर बोलिएगा कि आइसोमेरिज्म दे देगा तो ये नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइसोमेराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉसिबिलिटी जो आइसोमर शो कर सकता है वही, हर एक को नहीं ले सकते आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है CH3 CH2 और ये CH3, और हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर इसका रिएक्शंस आप एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस HCl के साथ अगर आप हीट कर देते हैं तो ये आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, ये एक तरीके का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पे अगर ये आप देखिएगा तो ये आपका है नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। तो इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल पेंटेन का अगर करते हैं तो वहां पे 2 तरीके के केस मिलेगा, आइसोब्यूटेन भी मिलेगा और सॉरी आइसोपेंटेन भी मिलेगा और नियोपेंटेन का भी फॉर्मेशन आपको होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा है एरोमेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है वो एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका कार्बन जो होना चाहिए का नंबर जो होना चाहिए एल्केन में वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 से कम वाला आपको नहीं देगा। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, यानी यहाँ पे जो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए वो इक्वल या ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी जाके ये केस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल हेक्सेन है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, Cr2O3 या आप ले सकते हो Al2O3, ठीक है। और टेम्परेचर लेना है 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेना है आपको 10 से 20 atm। तो ये कंडीशंस है, याद रखिए। तो ऐसे केस में आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बेंजीन बन जाएगा और यहाँ से जितना भी हाइड्रोजन एक्सेस है वो आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 7 कार्बन ले लेते हो, 2 कार्बन 3 4 5 6 7 और सेम कंडीशन अप्लाई करते हो, तो देखो पहले तो आपको एक बेंजीन रिंग तो बना ही देना है, तो बेंजीन रिंग बना दीजिए और बाकी जो कार्बन है उसको आप अटैच कर दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से बन गया।
ठीक है। एक्चुअली इस प्रोसेस में एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन, यानी यहां से हमको एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं, और वो हम लोग बात करेंगे पायरोलिसिस की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, पायरोलिसिस, या इसी को हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो पायरोलिसिस की हम बात करते हैं और पायरोलिसिस को हम लोग क्रैकिंग की बात करते हैं। यहां पे देखिए आप क्या करते हो कि जो भी आप एल्केन लेते हो, ठीक है, यहां पे जो भी आप एल्केन, हायर एल्केन जनरली हम लोग यहां पे लेते हैं, और एल्केन को हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, और ये टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या क्या बन जाता है, तो आपके पास एल्कीन बन सकता है और आपके पास लोअर एल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आपको लोअर एल्केन्स बनेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देख सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, CH3 है और आपके पास CH2 है और आपके पास CH3 है। अब आप इसको हीट कर रहे हो और ये हीट स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो, तो देखो क्या क्या बन सकता है। आपके पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन का एल्कीन बन सकता है, 2 कार्बन का भी एल्कीन बन सकता है, प्लस 2 कार्बन का एल्केन भी बन सकता है, और प्लस 1 कार्बन का भी एल्केन बन सकता है, और प्लस यहां से हाइड्रोजन भी बाहर निकल सकता है। तो आप इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शंस विथ स्टीम करा दीजिए, रिएक्शन विथ, अगर हम क्या करा दें, स्टीम करा दें, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो देखिए जी, अगर आपके पास CH4 है, ठीक है, और इसका रिएक्शन स्टीम के साथ करा रहे हो, ये H2O स्टीम है, मतलब वेपर फेज में है, और यहां पे हम लोग लेते हैं निकल और टेम्परेचर लेते हैं 1273 केल्विन। ठीक है, तो यहां निकल कैटलिस्ट के काम करता है। तो ऐसे केस में आपको बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस आपको क्या बन जाता है, 3H2 बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ये प्रिपरेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, इसका यूज जो किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए किया जाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए ये इंडस्ट्रियल मेथड है, जहां पे आपको CO भी मिलता है और आपको क्या मिलता है जी, हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में एल्केन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर्स में हमने एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, और सभी के सभी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।